हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण। इससे पहले आप देख चुके थे स्वर वर्ण। तो आज की इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं शामिल करूंगा जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोली जाती हैं या उच्चारण की जाती है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं होता। शुद्ध व्यंजन में हलंत होते हैं। अस्वर लगने से हलन चिन्ह हट जाते हैं। अस्वर लगने पर व्यंजन अक्रांत कहलाते हैं। अक्रांत व्यंजन ही वर्णमाला में दिए जाते हैं। जैसे नीचे आप देख सकते हैं, शुद्ध व्यंजन के रूप में हलंत लगी हुई क दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अस्वर जोड़ दिया गया है, जिससे जो कि क प्राप्त हो रहा है वह अक्रांत रूप में है और इसी रूप में वर्णमाला में सभी व्यंजनों को दिया गया होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हवा कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, वो है क वर्ग। उसके बाद वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने से हवा तालु को स्पर्श करते हुए निकलती है, वो है च वर्ग। उसके बाद वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने से हवा मूर्धा को स्पर्श करती है, वे हैं ट वर्ग के व्यंजन। फिर है वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने से हवा दांतों को स्पर्श करते हुए निकलती है, वो व्यंजन है त वर्ग। फिर वे व्यंजन जिनके उच्चारण करने से हवा दोनों ओंठों को स्पर्श करते हुए निकलती है, वो है प वर्ग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन को। अब हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला अघोष और फिर दूसरा सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं घोष क्या है या घोष का क्या अर्थ है। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। उसके बाद देखते हैं अघोष क्या है। उच्चारण से कंपन नहीं होता, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करने से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होते। तो ऐसे व्यंजन कौन है? हर वर्ग के पहला व दूसरा व्यंजन। आपको पता है क, च, ट, त एवं प वर्ग हैं व्यंजन के, जिनमें से हर वर्ग के पहला व दूसरा व्यंजन जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं सघोष की। तो सघोष जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है।
तो वे वर्ग है हर वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन। इसको आगे आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है अघोष एवं सघोष के आधार पर। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे वर्ग को। ये देखिए, यहाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग दी हुई है। तो इन पांचों वर्ग के लिए पहला एवं दूसरा व्यंजन जो कि अघोष है, इनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होती। उसके बाद है इन पांचों वर्ग के लिए तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि हम उच्चारण करके देख सकते हैं। क, ख, इनके उच्चारण से कंपन उत्पन्न नहीं हो रही, जबकि यहाँ ग, घ, ङ, ठीक है, तीसरे, चौथे एवं पांचवे का उच्चारण करने से स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न हो रही है। आगे भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करें कि प्राण का यहाँ क्या तात्पर्य है। तो हम देखते हैं यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है या प्राण का तात्पर्य हवा से है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से कम हवा बाहर निकले, जैसे हर वर्ग के पहला, तीसरा एवं पांचवा अल्प प्राण हैं, जिनके उच्चारण से मुंह से कम हवा बाहर निकलती है। उसके बाद महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से अधिक हवा बाहर निकले, वे महाप्राण व्यंजन हैं। तो हर वर्ग के दूसरा एवं चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन हैं, जिनके उच्चारण से मुंह से अधिक हवा बाहर निकलती है। यहाँ आप देख सकते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वर्ग दिया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। जहाँ पहले नंबर का जो कॉलम है उस सभी वर्ग के लिए अल्प प्राण है, जिनके उच्चारण से मुंह से कम हवा बाहर निकलती है। फिर तीसरा, ये भी अल्प प्राण है और पांचवा भी अल्प प्राण है, जो कि ये नंबर्स विषम संख्या को प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद है महाप्राण। तो दूसरा एवं चौथा जो कि सम संख्या को प्रदर्शित करती हैं, ये महाप्राण हैं, जिनके उच्चारण से मुंह से अधिक हवा बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करके आप देख सकते हैं, जैसे क, ख। क कहने से मुंह से कम हवा बाहर आ रही है और ख कहने पर मुंह से अधिक हवा बाहर आ रही है। ठीक इसी प्रकार से ग, घ। तो अल्प प्राण में मुंह से कम हवा बाहर आ रही है ग कहने से, और घ कहने से अधिक हवा बाहर आ रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण को।
अब हम देखते हैं दूसरा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण अंतःकरण या भीतर से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण आप देख सकते हैं य, र, ल एवं व। ये चारों सघोष हैं, अर्थात जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों से कंपन उत्पन्न होती है या स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। और ये चारों अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण हैं, जिनके उच्चारण से मुंह से कम हवा निकलती है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं, जैसे यहाँ अर्ध स्वर कहलाती है य एवं व, क्योंकि इनका उच्चारण करने से यह कभी स्वर की भांति तो कभी व्यंजन की भांति उच्चारित होती है। उसके बाद है लुंठित व्यंजन र। इसके उच्चारण से जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती हैं। फिर है पार्श्विक व्यंजन ल। इनके उच्चारण से हवा जीभ के बगल से निकलती है। अब हम देखते हैं तीसरा व्यंजन उष्ण या संघर्षी व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, तो इन व्यंजनों को हम उष्ण या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार के 4 व्यंजन हैं, 3 स एवं ह। ये चारों व्यंजन महाप्राण हैं, अर्थात इनके उच्चारण से मुंह से अधिक हवा बाहर निकलती है। जिनमें से तीनों स अघोष है, जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, और ह सघोष है, जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। अगला व्यंजन है उच्छिप्त व्यंजन। इसे नए व्यंजन भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। इसे द्विगुण व्यंजन या नवविकसित व्यंजन या नवनिर्मित व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 है। पहला ड़ अभी ढ ढक्कन क, उससे बना हुआ है ये। तो पहला सघोष अल्प प्राण मूर्धन्य है और दूसरा है सघोष लेकिन महाप्राण मूर्धन्य है। अब हम देखते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ इसे गृहीत या नवनिर्मित या नवविकसित ध्वनि भी कहते हैं। इसमें तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण होते हैं और अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण भी होते हैं। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन यहाँ आप देख सकते हैं, जिनके नीचे तल बिंदु या नुक्ता लगे हुए हैं। आगत स्वर ये आप देख सकते हैं आ, जिसमें अर्धचंद्र बिंदु लगे हुए हैं। आगत का अर्थ है आए हुए। जो वर्ण दूसरे भाषा से आए होते हैं उसे कहते हैं आगत ध्वनियाँ। अब हम देखते हैं अयोगवाह। आप देख सकते हैं अनुस्वार और विसर्ग न स्वर है न व्यंजन है, क्योंकि
इन दोनों को स्वर के साथ लिखा जाता है, किंतु यह स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह ही स्वर की सहायता से होता है। यह व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग है, जो कि न कि स्वर है और न ही व्यंजन है। अब हम बात करते हैं पंचमाक्षर की। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 5 वर्ग है, जिसमें से 5वीं जो अक्षर है वही पंचमाक्षर कहलाती है। जैसे क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में एवं त वर्ग में एवं प वर्ग में। पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका से होती है। पंचमाक्षर व्यंजन को नासिक भी कहते हैं। पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। देख लो पंचमाक्षर, जैसे कि इससे पहले हमने देखा है, यहाँ पे ड़ है कंकड़, तो देखो अनुस्वार के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद है यहाँ पे चंचल, यहाँ या है, तो उस या को, आधा या को यहाँ पे अनुस्वार के रूप में लिखा गया। फिर टंडन, यहाँ पे आधा ड़, इसको अनुस्वार के रूप में लिखा गया। फिर शांत, यहाँ पे ना है, इसको इस प्रकार से लिखा गया। फिर शंभु, आधा म को अम के मात्रा के रूप में, अनुस्वार के रूप में लिखा गया है। तो जो भी पंचमाक्षर है उसको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं वर्णों के उच्चारण के आधार पर स्थान। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कंठ या कंठ। यहाँ पे कंठ से उच्चारण किया जाता है। देखो यहाँ पे है कंठ, और इससे अ, आ, अह और क वर्ग में जितने भी जो व्यंजन हैं और ह का उच्चारण किया जाता है। फिर कंठ एवं तालु से, देखिए तालु यहाँ पे है, कंठ एवं तालु से ए एवं ऐ का उच्चारण होता है। फिर है तालु से, यानी केवल तालु से उच्चारण होने वाली, वो है ई, बड़ा ई और च वर्ग के व्यंजन य एवं स शक्कर का। फिर है यह मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो है ऋषिक्री या फिर ट वर्ग और स षटकोण का। फिर है नासिका, तो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं नासिका से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है वो है पंचमाक्षर और अम की मात्रा। ठीक है, जो पंचमाक्षर है वो नासिका से उच्चारित होती है। फिर दंत से, तो दंत से उच्चारित होने वाली जो वर्ण है वो है र और ल। फिर है दंत से, तो दंत मूल से र एवं ल का उच्चारण हो रहा है, लेकिन केवल दंत से त वर्ग और स सरौते का इसका उच्चारण हो रहा है। उसके बाद
दंत एवं ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होने वाली है वो है व। फिर है ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारित होती है उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ एवं प वर्ग। फिर ओष्ठ एवं कंठ से उच्चारित होने वाली वो है ओ और औ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उच्चारण स्थान को फिर से, जहाँ आप देख सकते हैं कंठ से उच्चारित होने वाली आ क वर्ग है और ह है, इसे कंठ वर्ण भी कहते हैं। फिर तालु से उच्चारण होने वाले छोटा ई, बड़ा ई एवं च वर्ग, और यहाँ पे य और श भी है, इस वर्ण को तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर मूर्धा से उच्चारित होने वाले रि, ऋषि का एवं ट वर्ग है। फिर र, स भी है, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। फिर दंत की सहायता से या दंत्य से तो त वर्ग है, और फिर ल, स ये दंत्य वर्ण भी कहलाते हैं। ओष्ठ, यहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ है और उसके साथ ही प वर्ग है। फिर कंठ और तालु की सहायता से ए और ए का उच्चारण होता है। कंठ और ओष्ठ से ओ और औ का। फिर दंत व ओष्ठ से व का। नासिका से पंचमाक्षर का अम और आ का, जिसे नासिक वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्वर व्यंजन से संबंधित सवाल जो व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।